गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करेंगे बाय गाउस, ठीक है, गाउस के नियम। तो ये एपिसोड थोड़ा सा स्लो लूंगा मैं, पहली बार गाउस के नियम का यूज करें, इजी है, कंफर्टेबल है, थोड़ा सा इसको स्लो लूंगा। गाउस के नियम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बंद काल्पनिक पृष्ठ। बंद काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं? गाउसियन सरफेस यानी गाउसीय पृष्ठ। तो गाउसीय पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, पहले ये आपके सामने बता दिया जाए। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन के लिए काल्पनिक रूप से तैयार की गई वह पृष्ठ गाउसीय पृष्ठ कहलाती है, जिस पर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र एक समान हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। चलिए, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु सरफेस यानी काल्पनिक पृष्ठ पर हो। जो भी आप बिंदु लोगे वो पृष्ठ पर होना चाहिए। नंबर 3 विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पृष्ठ के लंबवत या समांतर हों। तो कहने का मतलब, आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और आप गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करोगे, तो आपको कैलकुलेशन करने से पहले गाउसियन सरफेस बनानी है। जब ये गाउसियन सरफेस बनाओ तो आप 3 नहीं, पहली 2 बात याद रखना। पहली बात तो जो सरफेस आपको क्रिएट करनी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, ऐसी सरफेस बनानी है। नंबर 2 जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करने का बोलोगे, उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कहां पर रखना? गाउसियन सरफेस पर रखना। ये दूसरी बात। तीसरी बात ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगी, तीसरी बात पे ध्यान ही मत दो। तीसरी बात है सरफेस इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यानी बल रेखाओं के या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। क्लियर? अब हम पहली एप्लीकेशन लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके आने के चांसेस रहते हैं सालों तक, ये लगभग 1 साल छोड़ के 1 साल आती ही रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश यानी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर। क्लियर? अब अपने को क्या क्या करना है पहले ध्यान से समझिए। पहले अपने को करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना? तो पहले तो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन सेकंड, पहले डायरेक्शन। अब डायरेक्शन डायरेक्ट भी पता पड़ जाती है, मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा और पहले एक चित्र से भी समझाऊंगा, फिगर से भी। तो सब मैंने ये इनफाइनाइट लेंथ वायर ले लिया, बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा स्लो चलाऊंगा इसमें। ये समान रूप से आवेशित है। क्या है सब? समान रूप से आवेशित। जब समान रूप से आवेशित है तो मैं कहता हूं इसकी इकाई लंबाई में आवेश यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलम पर मीटर है। यानी मैंने कह दिया चार्ज इन यूनिट लेंथ इज लैम्डा विच इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना? तो सब अब ध्यान से समझना, मैंने लैम्डा लिख दिया तो लैम्डा लिखने के 2 बातें क्लियर है। 2 बातों का मतलब, पहली बात ये वायर चार्ज है, आवेशित है, लैम्डा लिखते हैं, भले मैं पॉजिटिव दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। दूसरी बात, मैंने लैम्डा लिख दिया तो आप समझ जाइएगा ये यूनिफॉर्म यानी समान रूप से आवेशित है। तो लैम्डा लिखा तो आप ये ध्यान रखना, है ना? इसलिए मैंने आपको लास्ट डे या बिफोर लास्ट डे मैंने आपको पढ़ाया भी था कि लैम्डा, सिग्मा, रो, ये मैंने कहा इनका यूज तभी कर सकते हैं जब सतत आवेश वितरण हो यानी कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना? तो सब ये एक काम कर दिया अपन ने,
लैम्डा लिख दिया, तो अपन ने दो चीजें क्लियर कर दी, समान रूप से आवेशित है और इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा है, और सब चीज अपन ने चित दिया। अब मोटिव क्या है साहब, आपको दिया इसने कि तार के सम्मुख, सम्मुख का मतलब सामने, आर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन करनी। तो अभी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे हैं, तीव्रता की कैलकुलेशन तो कर ही नहीं रहे। अब डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री लेंगे। डायरेक्शन के लिए तार से समान दूरी पर, ये तार से समान दूरी ले ली साहब, है ना, समझना बात को, क्योंकि अभी डायरेक्शन ही है, अभी कैलकुलेशन नहीं है ना, अभी गॉस का नंबर नहीं आया। तो सब तार से समान दूरी पर समान लंबाई के अल्पांश ले लिए, ये स्मॉल सेगमेंट ले लिए, इनकी लेंथ कितनी है, dl। चार्ज इन यूनिट लेंथ यानी इकाई लंबाई में आवेश कितना, लैम्डा, तो dl लंबाई में कितना हुआ, लैम्डा dl। इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो dl लंबाई में यहाँ कितना हुआ, लैम्डा dl। ठीक है, अल्पांश क्यों लिए, तो सब किसी भी कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम अल्पांश लेते हैं तो वो सदैव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर करता है। तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेवियर करेगा, ये चार्ज स्मॉल सेगमेंट और ये चार्ज स्मॉल, तो दोनों आवेशित अल्पांश इस समय किसकी भांति व्यवहार करेंगे, बिंदु आवेश की भांति। अब डायरेक्शन देखने के लिए बिंदु P पर यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर सदैव क्या रखते हैं, +1। अब जब न्यूमेरिकल भी करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो भी आपको दिक्कत आ जाए, तो आप पॉजिटिव यानी +1 ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रख दें। अभी मेरे को डायरेक्शन याद करनी है तो मैंने पॉजिटिव रख दिया ना। अब सब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब बीच रिपल्शन, अल्पांश है तो D लिख दूं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, अल्पांश है तो इसके कारण भी D लिख दूं। दोनों की जो मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों की ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी, तो दोनों चार्ज सेम है, अल्पांश पर चार्ज सेम है, दोनों की पीछे से दूरी समान है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना, अपने को देख लिया कि दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र बराबर तो है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। रिजल्टेंट यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपी की दिशा में वो ओपी के लंबवत डी के घटक लेते हैं। अगर ये एंगल मैंने थीटा अज्यूम किया तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, सिमेट्री है ना। तो पूरी फिगर ही सिमेट्रिकल लिए। पूरी फिगर सिमेट्रिकल क्यों लिए, क्योंकि अभी आप कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हो, अभी तो क्या कर रहे हो, आप दिशा ज्ञात कर रहे हो। तो डी का ये घटक कितना हुआ, डी कोस थीटा, और ये वाला घटक कितना हुआ, डी साइन थीटा। इसी प्रकार डी का ये घटक यानी ये कंपोनेंट कितना हुआ, डी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हुआ, डी साइन थीटा। अब आप देखें जो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट होगी, तो ये तो होगी कैंसिल। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो ओपी की दिशा में है वो घटक है, वो तो दोनों एक ही दिशा में, तो ये दोनों एक दिशा में थे तो जुड़ेंगे, ये जीरो नहीं होंगे। इसका मतलब तार के कारण या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। क्लियर। अब सब ऐसा नहीं है कि ये फिगर हमें बनाना जरूरी था, आप सिंपल ही समझो। जैसे वायर है, अब अनंत तो अपन बोर्ड पे ले नहीं सकते, तो अपन इसका छोटा सेगमेंट ही लेंगे बोर्ड पर। अब ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी समान रूप से क्या हो रहा है, ये आवेशित हो रहा है। जब ये समान रूप से आवेशित है तो आपको विद्युत क्षेत्र दर्शाना है। विद्युत क्षेत्र किससे दर्शाओगे, विद्युत बल रेखाओं से। अब विद्युत बल रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाते हो। अब ये समान रूप से यानी यूनिफॉर्म चार्ज है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचो, विद्युत बल रेखाएं खींचो। अब आप जानते हो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो विद्युत बल रेखाएं कैसे खींचेंगी,
तार के तल के लंबवत। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? सदैव तार के तल के लंबवत। तो अपन इसको सिंपली भी समझ सकते थे ना कि भाई तार समान रूप से आवेशित है और विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। दिशा बल रेखाओं से बताते हैं और बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो विद्युत बल रेखा सदैव तार के तल के लंबवत होगी और विद्युत बल रेखा तार के तल के लंबवत होगी। तो वो किसको दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो सब यहाँ पर तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ओनली चित्र बना देना और मैं भी आपको एंड में एक बार समझा दूंगा नहीं कैसे कैसे क्या क्या करना। अब करना है अपने को किसकी कैलकुलेशन? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन। तो सब अब आ जाओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन पर आ जाइए, है ना। थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। अब पहले तो वो कैसा ही बना लूँ मैं, मेरे को जैसा वहाँ लिया है उसका कैसे ही बनाना पड़ेगा। ये इनफाइनाइट लेंथ वायर है। मोटिव आपका उद्देश्य क्या था? ये आर दूरी पर आपका पॉइंट है। आप इससे समान रूप से आवेशित मान ही चुके हो क्योंकि आपने क्या लिख दिया? ये अपन से कहा ही है उसने कि समान रूप से आवेशित लेना, तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्लियर? ये तो अब आप गाउस के नियम से किसकी कैलकुलेशन करोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। गाउस के नियम से ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको गाउसियन सरफेस बनानी पड़ेगी यानी गाउसी पृष्ठ बनानी पड़ेगी। बिना गाउसी पृष्ठ बनाए कैलकुलेशन पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? या गाउस का नियम अपन अप्लाई कर ही जाएंगे। ये वायर, क्लियर? गाउसी पृष्ठ कैसी होनी चाहिए? जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, नंबर 1। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट उस गाउसीय पृष्ठ पर हो, नंबर 2। तीसरे से आप मतलब ही मत रखो, ठीक है। अब ये बिंदु P आप यहां भी ले सकते थे आर दूरी पर, ये बिंदु P यहां भी ले सकते थे आर दूरी पर, ये बिंदु P यहां भी ले सकते थे आर दूरी पर, ये बिंदु P यहां भी ले सकते थे या लिया है आर दूरी पर। तो क्या बिंदु P यहीं लेना है? नहीं, तार के सामने कहीं भी आर दूरी पर बिंदु P लेने की आप फ्रीडम रखते हैं। वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्लियर? अब आप सरफेस बनाओ। तो आप ऐसा करो, आवेशित तार से समान दूरी पर सरफेस बना दो। अब ये सरफेस जो आपने समान दूरी पर बनाई, स्वाभाविक है इस पर विद्युत क्षेत्र एक समान ही होगा क्योंकि वो तार से क्या है? समान दूरी पर है ना भाई। तो तार से सरफेस समान दूरी पर है तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड असमान हो, ऐसा संभव ही नहीं। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का आना चाहिए, उस सरफेस पर आना चाहिए। तो उस सरफेस पर आना चाहिए तो फिर कितने त्रिज्या का बेलन बनाओ? स्मॉल आर त्रिज्या का बेलन बनाओ। तो सब गाउसियन सरफेस इमेजिनरी होती है, इसको कोशिश करें डॉट डॉट से बनाने। ये बना दिया सर सिलेंडर या सिलेंड्रिकल सरफेस अपन ने क्रिएट कर दी है ना, आर डिस्टेंस पर या आर रेडियस की। लेकिन क्या काम पूरा हो चुका? नहीं। गाउस के पास जाओ, गाउस कहेंगे कि भाई मुझे तो क्लोज सरफेस चाहिए, आपने तो मुझे क्या दिया? दोनों तरफ से ओपन सरफेस दे दी। तो आपको ऊपर भी और नीचे भी सर्कुलर यानी वृत्ताकार ढक्कन लगाना पड़ेगा। बेलन है ना, बेलन किससे बंद होता है? ढक्कन से, ठीक है। तो साहब ऊपर ढक्कन लगा, क्योंकि अभी तक तो आपके सरफेस क्या है? ओपन है और ओपन सरफेस में गाउस एप्लीकेबल नहीं है। गाउस के एप्लीकेबल होने के लिए सरफेस का क्लोज होना जरूरी है। तो फिर अब ध्यान से देखना, जैसे ही आपने ये ढक्कन लगाया, मतलब आप देखो गाउस का नियम कितना इजी है, कितना इजी है, उसकी एक इमेजिनेशन करो। जैसे ढक्कन लगाया तो फिर क्लोज सरफेस में जो लेंथ ऑफ वायर है वो सीमित हो गई साहब।
अब अनंत लंबाई का वायर थोड़ी आ पाएगा इसके अंदर, अब तो एक सर्टेन लेंथ आएगी। तो सब पहले तो जैसे ऐसे बना के छोड़ देते तो बंद पृष्ठ के अंदर यानी क्लोज सरफेस के अंदर आवेश का पता कैसे लगाते? नहीं लगता ना। तो गॉस ने कहा मुझे तो सरफेस बंद चाहिए। जब आपने सरफेस पे ऊपर और नीचे सर्कुलर यानी वृत्ताकार ढक्कन लगा दी तो सरफेस क्लोज होगी। लेकिन सरफेस क्लोज होते ही अब ये जो अनंत लंबाई का तार है इसका बहुत बड़ा भाग तो कहाँ रह गया? बाहर। और आपको मैंने बता रखा है जो आवेश गाउसी सरफेस से बाहर रह जाता है उससे गाउस को कोई लेना देना नहीं है। गाउस को उसी चार्ज से लेना देना है जो क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो सब एल या यूनिट लेंथ, चार्ज इन यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में आवेश कितना? लैम्डा। कितना वायर है अंदर? एल। तो बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना? लैम्डा एल। ये साहब गॉस के नियम का पहला काम हो गया आपका, है ना? तो आप जैसे ही लिखोगे आर रेडियस व एल लंबाई की बंद बेलनाकार गॉसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो जैसे आपने एल लंबाई बोल दी तो इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो एल लंबाई में आवेश कितना? लैम्डा एल। क्लियर? इकाई लंबाई में लैम्डा तो एल लंबाई में लैम्डा एल, है ना? ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। अब जो बंद पृष्ठ के बाहर रहेगा आवेश तो अनंत है क्योंकि वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, पर गॉस को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो कहां रह गया? बाहर रह गया। क्लियर? अब सब बंद बेलनाकार पृष्ठ से निकलने वाला यानी निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, है ना सर? तो सब अब गॉस की तैयारी कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड की तैयारी कर ली। देखो कुल आवेश बता दिया मैंने। अब फाई निकाल लो। तो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी फाई, है ना? बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश ई डॉट डी एस। अब आपकी क्लोज सरफेस किस शेप की है? सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। बेलनाकार पृष्ठ कितनी सरफेस से बनती है? दो तो सर्कल यानी दो तो वृत्ताकार और एक बेलनाकार। तो बेलन 3 सरफेस से मिलकर बनता है, दो तो वृत्त यानी सर्कल और एक सिलेंडर। 3 सरफेस मिलती हैं तब बनता है बेलन, है ना? तो सब 3 सरफेस यानी S1। अब नाम आपके जचे फर्स्ट सेकंड थर्ड के दो। ये मैंने इसको क्या कह दिया? S1, है ना? सर्कुलर। इसको क्या कह दिया? S2 सर्कुलर। और इसको क्या कह दिया? S3 सिलेंड्रिकल, है ना? तो सब S1 से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S2 से निकलने वाला फ्लक्स प्लस S3 से निकलने वाला फ्लक्स। क्लियर? अब देखो ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, और तीनों को मिला दो तो क्लोज सरफेस। तो देखो ये ओपन सरफेस है S1 यानी सर्कुलर, S2 यानी सर्कुलर, S3 यानी सिलेंड्रिकल। तो ये ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस, ये ओपन सरफेस, क्या इन तीनों पे सर्किल लगा रखा है मैंने? नहीं। लेकिन इन तीनों को जोड़ते क्या बन जाएगी? क्लोज सरफेस। तो इस पे तो सर्किल लगा रखा है ना मैंने? यस, है ना? अब देखो कोई खोपड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या मांग रहा है? ई और डी एस के बीच में एंगल, ई और डी एस के बीच में एंगल और ई और डी एस के बीच में एंगल। कहाँ था? S1 S2 S3। तो सब पहले क्या लूं? ये मैंने ले लिया सरफेस का स्मॉल सेगमेंट ले लिया। अल्पांश की दिशा यानी क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत।
क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, और क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत। अब देखो, मेरे को तो कतई दिमाग नहीं लगाना, मैं तो जानता हूं यहाँ भी ई और डी एस के बीच का एंगल मांग रहा है, यहाँ भी ई और डी एस के बीच का एंगल मांग रहा है, यहाँ भी ई और डी एस के बीच का एंगल। तो मैंने S1 पे L5 ले लिया, स्मॉल सेगमेंट ले लिया, S2 पर मैंने स्मॉल सेगमेंट ले लिया, S3 पे मैंने स्मॉल सेगमेंट ले लिया। हम जानते हैं किसी भी सरफेस यानी क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, तो मैंने सरफेस की दिशा किसके परपेंडिकुलर बता दी, सरफेस की दिशा देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन बता दी। अब ई की दिशा आपको पहले ही पता पड़ चुकी है, ई की दिशा वायर को देखना, आप सरफेस को मत देखना, ई की दिशा वायर के परपेंडिकुलर, तो ई की दिशा वायर के परपेंडिकुलर, ई की दिशा वायर के परपेंडिकुलर और ई की दिशा वायर के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, समझा। तो ये ई अलग चीज है, ई की दिशा तो पहले ही निकाल चुके हैं परपेंडिकुलर टू वायर, और जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस है ना। ये थोड़ा मैं कचरा कम कर दूं ये, ताकि आपको ये एक्स वाई इधर लिख देता हूँ, ये एक्स वाई इधर लिख दिया और ये लैम्डा भी इधर लिख देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल जो है सब साफ, लैम्डा कूलम पर मीटर है ना। तो एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो क्षेत्रफल की दिशा तो तल के लंबवत होती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा तो तार के तल के लंबवत है, जो दिखाई रखी ईटा केप से। अब सब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो सब S1 और S2 कौन सी है, सर्कुलर। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, सर्कुलर यानी वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 के लिए, है ना। तो सर्कुलर सरफेस S1 और S2 के लिए, दोनों सरफेस पर देखो E परपेंडिकुलर DS है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दो सरफेस के लिए बात कह दी पूरी, ये S1 के लिए कह दी और S2 के लिए कह दी, क्लियर। अब किसके लिए बची, अब कौन सी बची, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार, है ना। तो बात करो सब, बेलनाकार सरफेस S3 के लिए। अब आप ये बताओ मेरे को कि आपने ये बेलनाकार सरफेस क्या सोच के बनाई थी, एक समान विद्युत क्षेत्र सोच के बनाई थी। तो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इस पर विद्युत क्षेत्र क्या था, एक समान था। तो सर इसके लिए आपको ये तो पता ही है कि E एक समान है यानी कांस्टेंट है, एंड E और DS क्या है, पैरेलल है, एंड E पैरेलल DS यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। रख दो, कुछ पुट कर दो, तो बाई 2 में पुट करो 5। अब देखो इसको तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो ओपन 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 तीनों को जोड़ा तो क्लोज, ओपन 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 तीनों को जोड़ा तो क्लोज, तो इसको मैं वापस नहीं लिखूंगा ना। 5 S1 में आओ, S1 कौन सी सरफेस है, सर्कुलर, थीटा कितना है 90, cos 90 0, खत्म। S2 आओ, S2 क्या बोले आप, सर्कुलर बोले आप, सर्कुलर को S2 बोला, देख ही दिया वहां पे। इस पर थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, cos 90 0, खत्म। अब S3 पे आओ, S3 क्या बोलते हो आप, सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। इस पर E क्या है, कांस्टेंट, तो E बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया, S3 लिख दिया, नीचे लिख दिया सरफेस का नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी, जैसे आप इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब कोस इसके लिए कितना है, थीटा बराबर 0, क्योंकि E पैरेलल DS, तो कोस 0 1 तो ओनली क्या बचा, DS, यानी फाई इज इक्वल टू E। अब देखो सिंबल खुद बोलता है, आपको ढेले का दिमाग नहीं लगाना। समा इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन का मतलब टोटल, संपूर्ण। कौन सी सरफेस? S3। S3 का मतलब सिलेंड्रिकल। DS का मतलब क्षेत्रफल। तो देखो सिंबल इतना प्यारा है, खुद बोलता है, वो कहता है संपूर्ण इंटीग्रेशन बेलनाकार S3 DS का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार सरफेस का एरिया कितना होता है? 2πr। बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल सरफेस होती है उसका एरिया कितना होता है? 2πr। ये सब आपने एक और ये दो। अब किसका लॉ लगा दूं? अब गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए, खत्म काम। बस इतना से काम। ये है सिस्टम इसका। तो आपने देख लिया कि कितनी इजी अप्रोच है ना। तो अब क्या लगाना था? गॉस लॉ आता है गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या है? फाई इज इक्वल टू समेशन QI अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई को पुट कहां से कर दें? 2 से, और समेशन Q 1 से। तो सब यहां लिख दूं, है ना। तो सब वैल्यू पुट फ्रॉम 1 and 3। 1 and 3 से वैल्यू पुट करो। चलो सब फाई की वैल्यू कितनी रखें? 2πRL रख दी। फिर समेशन QI कितना रखें? λL। ये वहां रख देता हूं मैंने, चक्कर पड़ जाएगा नहीं। चलो ये रख दो, λL अपॉन एप्सिलॉन 0। एक बार देख लो पहले ढंग से। फाई की वैल्यू तो ये रही, इक्वेशन 2 है ना। तो फाई पुट फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और समेशन QI λL रख दी अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखो L कैंसिल बाय L, देन सॉरी E भी लिखना था ना इसमें। 1 मिनट, चक्कर पड़ ही रहा है। 1 मिनट है ना, थोड़ा सा मिटा दूं। 2 मिनट का काम है, सफाई से कर लेते हैं ना। इसको ऊपर कर देता हूं मैं वहीं पे ना, वो ज्यादा है। तो सब बाय इक्वेशन दिख तो जाएगा, बाय इक्वेशन 1 and 2, ठीक है सर। इसमें वैल्यू तो अब आ जाओ इधर। 1 से कितने? 5 की वैल्यू तो 2 से, E इंटू 2πRL समेशन QI इज इक्वल टू λL। ये λL अपॉन एप्सिलॉन 0 है सर। तो ये L कैंसिल बाय L, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R। अब क्योंकि आपको याद रखना है, वैसे तो निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पर आपको याद रखना है तो आप क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। भाई होने में तो ये हो गया, जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेशन हो गई, पर क्योंकि याद रखने में कंफर्ट वाला शेप लेना पड़ता ना, तो इसको क्या बना दूं मैं? 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन R, यानी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 का मतलब K। तो क्या लिखना है? 2K लैम्डा अपॉन R। तो साहब ये वो फॉर्म बन गई जिससे आपको याद हो जाता है। अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अगर आप तार से दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होगी। तो सब इसको आप किससे दिखा सकते हैं? ग्राफ से। E वर्सेज R, सॉरी E वर्सेज R है ना। अब इसमें देख लें, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये ग्राफ ध्यान रखना, अति परवलय नहीं बनेगा, अंदर घुसता हुआ नहीं बनेगा, क्योंकि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R है। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर होता तो इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाता हूं, ये यूं बनाता है ना, क्लियर।
पर अपने E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो ऐसा नहीं बनेगा। दूसरी बात, R बराबर इनफाइनाइट, क्लियर, R बराबर इनफाइनाइट तो E बराबर 0। तो तार के कारण विद्युत क्षेत्र भी कहाँ तक रहता है, अनंत तक। अब सब बात एक छोटी सी और सुनिए कि आपने वायर के कारण, मैं भी एक बार खटाक से सुनाऊंगा भी सही है ना, एक बार और सुनाऊंगा मैं आपको ताकि फिर आगे दिक्कत नहीं। अब आपको डायरेक्शन सहित लिखना है, तो डायरेक्शन तो आपने निकाल रखी तार के तल के लंब। तो अगर डायरेक्शन सहित लिखना है तो कैसे लिखना, ई, स्पेस नहीं बच रही मेरे पास, इसने थोड़ा ये लिख दो शॉर्ट में, ई वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, बराबर 2k लैम्डा अपॉन r और डायरेक्शन ईटा के। तो ये लिखना तो चाहिए, लिख देने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि डायरेक्शन तो अपन ने निकाल ही रखी, ठीक है। तो ये सब एक कैलकुलेशन हुई वायर के लिए जो यूनिफॉर्म बट इनफाइनाइट लेंथ का है। अब 5 मिनट में मैं इसका पूरा रिवाइज करवा देता हूं आपको एप्लीकेशन देंगे कोई सी भी, जैसे अभी दे रखी है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आपको कैलकुलेट। एक वायर बना दिया आपने इनफाइनाइट लेंथ, जो उसको डैश डैश करके दिखा दे। अब आपने सपोज कर लिया, आप लिखोगे माना तार की इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा कूलाम पर मीटर, कूलाम प्रति मीटर है, यानी चार्ज इन यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो ऐसा कहने से आपके दो काम हो जाते हैं, एक तो आप तार को आवेशित मान रहे हो, दूसरा ये तार समान रूप से आवेशित भी है। ये एक लाइन लिख दो, फिर आप ये फिगर बना दो। इस फिगर में क्योंकि आपको केवल क्या पता करनी है, डायरेक्शन, इसलिए इस फिगर का वो डिटेल लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, बस फिगर बनानी है। तो सब ये फिगर बना दिया आपने, क्योंकि डायरेक्शन कर रहे हैं तो मैंने समान डिस्टेंस पर समान लंबाई के अल्पांश ले लिए। बड़े विस्तार पर या बड़े जो विस्तारिक है तो एक्सटेंशन पर लिए गए छोटे अल्पांश सदैव बिंदु आवेश की गति व्यवहार करते हैं। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, बिंदु आवेश। इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो डेल्टा एल लंबाई में आवेश कितना, लैम्डा डी एल, ठीक है। तो चार्ज इन यूनिट लेंथ लैम्डा, तो चार्ज इन डीएल लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा डी। तो ये भी आवेशित अल्पांश, ये भी आवेशित अल्पांश, तो ये प्लस, और बिंदु पी पर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जानने के लिए क्या रख दिया, +1 रख दिया, है ना, +1 रख दिया। तो प्लस प्लस को रिपल करेगा, ये भी प्लस प्लस को रिपल करेगा, और अट्रैक्शन और रिपल्शन की डायरेक्शन आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में, और जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। ये बराबर है क्योंकि अल्पांश भी बराबर आवेश भी, लेकिन दिशा अलग अलग है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए कंपोनेंट ले लिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट हो गया, हॉरिजॉन्टल जुड़ गया। इसका मतलब आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव तार के तल के लंबवत होता है। ये डायरेक्ट भी पता पड़ रहा था, क्योंकि अगर तार आवेशित है तो आप विद्युत क्षेत्र किससे बताओगे, बल रेखाओं से। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो वो सदैव तार के तल के लंबवत होगा। अब आप करोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में वही वायर बना दिया। अब आपको गाउसियन सरफेस बनानी है। गाउसियन सरफेस का नियम है कि वह उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होना चाहिए और ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसी पर होना चाहिए। तो ये रहा आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो तो इससे इक्वल डिस्टेंस पर आप सरफेस बनाते हो, वो क्या बनेगा, बेलन बनेगा। ये बेलन बनेगा, है ना। ये बेलन में कितनी रेडियस का, r रेडियस, पर बेलन तो खुली पृष्ठ है, गाउस को चाहिए बंद पृष्ठ, तो ऊपर और नीचे ढक्कन लगा दिया। ढक्कन जैसे लगा दिया तो इसका मतलब तार की लंबाई कितनी रहेगी, l। ढक्कन नहीं लगाया तब तो सारा तार किसके अंदर माना जाता, बेलन के अंदर, और ढक्कन लगा दिया तो तार बेलन के अंदर कितना लंबाई रहेगी तार की, l। इकाई लंबाई में आवेश लैम्डा, तो l लंबाई में कुल आवेश कितना, समेशन क्यू आई इज इक्वल टू लैम्डा। ये मैंने समेशन क्यू आई पहले से तैयार कर लिया, है ना। अब बंद बेलन के अंदर से निर्गत कुल विद्युत, तो बंद बेलन के कितने टुकड़े कर दिए, S1 S2 सर्कुलर सरफेस, और ये बेलनाकार सरफेस, ये सब 3 टुकड़े कर दिए, S1 S2 S3। बेलन हमेशा 3 टुकड़ों,
ये ओपन सरफेस, ये ओपन है, ये ओपन है, और तीनों को जोड़ दें तो क्लोज। तो यहाँ सर्किल लग रहा है, इनमें सर्किल है। अब S1 S2 पे देखो, ये आपसे खुद कहता है ई और डी एस के बीच का एंगल बताओ। तो आपने ds ले लिया। ds की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन और e की डायरेक्शन टू परपेंडिकुलर टू वायर, ठीक है। तो आपने ई ds के बीच का एंगल बता दिया 90 है, सरफेस S1 और सरफेस S2, तो ये तो 0 0 हो गया। और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इस पर E कांस्टेंट है और E और पैरेलल ds है, ये लिख दिया। अब सब आपने ये देखो, ये 0 है 0 है। अब ये खुद कहता है कि संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्र लिख दिया। ये आगे साहब ये वैल्यू पुट कर दी, ये चौथा वेक्टर फॉर्म में लिख दी। चलेगा, ग्राफ बना दो, सब अट्रैक्ट कर दो। 4 नंबर इसी के ही है जो बोर्ड पे लिख रहा है। अब थ्योरी वोरी कुछ ज़्यादा भरने की जरूरत नहीं, वो थ्योरी भरते हो तो कचरा करते हो आप, है ना। बस नंबर तो इसी के। थैंक यू वेरी मच।